हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो विभाज्यता का नियम है वो 2 से है। 2 से विभाज्यता का नियम: यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हैं 2, 24, 36, 48, 50 आदि सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। क्यों? क्योंकि सभी संख्याओं के जो इकाई के अंक हैं वो 2 से विभाजित हैं। 2, 4, 6, 8 और 0 ये सभी 2 से विभाजित हैं। अतः किसी भी संख्या में अगर यदि 2, 4, 6, 8 और 0 आते हैं तो वे सारी संख्या 2 से विभाजित होती हैं। 3 से विभाज्यता: यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 366 366, यहाँ पे अंकों का योग 3 + 6 + 6 15 है। 8133 ये अंकों का योग 8 + 1 + 3 + 15। यहाँ पर दोनों संख्या दे रखी हैं और दोनों संख्याओं का योग 15 है यहाँ पर, तो ये दोनों ही संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हैं। अब इसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम: ये कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इसका मतलब ये अंतिम 2 अंक कौन से होते हैं किसी संख्या में? इकाई और दहाई के अंक। अगर ये 64 जो इस संख्या में है 1 2 3 0 6 4, इस संख्या में अंतिम 2 डिजिट 6 और 4 ये अगर 4 से डिविजिबल हैं, अगर इनका हम 4 से विभाजित भाग दे सकते हैं अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक 64 अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो ये हमारे 4 से संख्या विभाजित होगी। अब इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम: कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसमें इकाई का अंक 5 हो या तो 0 हो। जैसे 6250 और 5245 दोनों ही 5 से विभाजित होंगी क्योंकि इन दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 0 है या तो 5 है। इसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम: यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 255 24 ये जो संख्या दी है ये 2 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है और यह 3 से विभाजित है क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है। अतः यह संख्या 6 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास ये 6 लिखा है, 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणे 3 है। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो संख्या ज़रूर 6 से डिवाइड होगी। वही इस चीज़ में है। 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई के अंक पर 2, 4, 6, 8 शून्य होना चाहिए और 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए जो कि यहाँ पर 18 है। तो यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम: यदि किसी संख्या के अंतिम अंकों का दोगुना करके शेष बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अंतिम अंक होता है ना उसे हम दोगुना करते हैं। अंतिम अंक जो होता है उसे दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं और फिर देखते हैं जो आ रहा है, हमारा जो शेषफल बच रहा है ना वो 7 से विभाजित है या नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है 21,504, इसका अंतिम अंक 4 है और इसको हम जब दोगुना करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। शेष बची हुई संख्या कितनी होगी? 4 को हमने अलग कर दिया तो हमारे पास 2150 बचेगा और हमारा जिसमें शेषफल आएगा 2142 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये विभाजित है कि नहीं 7 से। तो ये 7 से विभाजित है, 7 21 7 छंग 42। फिर हम इसको और छोटा करके देखेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया को हम पुनः फिर से दोहराएंगे 2142 पर। शेषफल इसमें हमारा जो आएगा, जो हमारे बचे हुए अंक है, इसी यहाँ पर हमारे फिर से करने पर हमारे जो बचे हुए अंक हैं वो 214। अंतिम अंक जो हमारे पास 2 है इसका हमने दोगुना किया, हमारे पास 210 आया जो कि 7 से विभाजित है। फिर से अब प्रक्रिया अगर हमने फिर से दोहराते हैं इस पर तो हमारे पास फिर से अब 210 में से
लास्ट डिजिट हमारा 0 था जिसका हमने 2 टाइम्स किया, तो ये तो हमें 0 मिलेगा। और बचे हुए डिजिट 21 थे, अगर हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 21 आएगा, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हम लगातार उस संख्या को छोटा करते जा रहे हैं, एक करके, और हर बार उसको चेक कर रहे हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे, यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक 7 का कोई निकटतम गुणनखंड न मिल जाए जिसे आसानी से विभाजित किया जा सके। मतलब जो 7 है वो इससे छोटा क्या हो सकता है, 14 हो सकता था तो भी विभाजित हो जाता। 7 से बड़ा जो है 14 होता तो भी 7 से डिवाइड हो जाता है 21 है। तो मतलब हम उसको छोटा करते करते यहाँ तक ले आए हैं कि यहाँ तक विभाजित है कि नहीं। अगर यहाँ पर और भी कुछ लिखा होता तो उसको हम और छोटा करके देखते कि वो 7 से विभाजित है या नहीं। अब आगे हम 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे संख्या ये दे रखी है 5, 2, 1, 3, 3, 6, इन अंकों से मिलकर एक संख्या जो बनी हुई है, इसे हम 8 से विभाजित करना है कि नहीं होती है, इसे हमें चेक करना है। अगर हमें 8 से डिवाइड करना है तो कैसे हम चेक करेंगे भाई, इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनसे बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट इसके 336 हैं, और 336 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 336 है, और 336 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 16 बचेगा हमारे पास, 8 दूनी 16। मतलब यह पूरी संख्या जो हमारे पास है 521336, ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं। आगे हम 9 से विभाजित का नियम देखेंगे। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 3 में था, अंकों का योग 3 से कर विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होती थी। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है 342900, 9 से विभाजित है क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है, तो अतः यह संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित है का नियम, ये तो सबसे आसान होता है। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य है, इकाई का अंक अगर शून्य है, मतलब लास्ट डिजिट 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में उसके सम स्थानों के योग और विषम स्थानों में अंकों का योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब यह है कि जो सम स्थानों का योग है जितना उतना ही विषम स्थानों के अंकों का योग होगा, तो हम माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। या फिर 0 नहीं आ रहा है तो वो 11 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा या 11 के मल्टीपल्स में होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 281116, सम स्थानों का योग है इसमें 4, विषम स्थानों का योग है 15। तो हमने जब इसमें इसको घटाया तो हमारे पास 11 आया, और हमने देखा कि जो 11 है वो 11 का मल्टीपल है, तो इसलिए संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो या तो संख्याओं और सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर हो, यानी उनका अंतर 0 हो, या फिर वो 11 से विभाजित हो, जो उनका अंतर आ रहा है, तो संख्या 11 से विभाजित होती है। आगे चल के हम 12 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह 12 से विभाजित होगी, क्योंकि 12 के फैक्टर क्या हैं? 12 के फैक्टर हैं 3 और 4। अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो वो ज़रूर 12 से डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास 288 है, इसमें अगर हम अंकों का योग देखेंगे 288 में अंकों का योग आएगा 2 + 8 करेंगे तो इसके अंकों का योग आएगा 18। और अगर हम और इकाई का अंक इसके क्या है? इकाई का अंक इसके 8 है। ठीक है, अगर इसको देखिए, अगर ये 18 है, अंकों का योग इसका 18 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पूर्णतः, इसलिए 288 3 से डिविजिबल है। और 288 4 से भी डिविजिबल है। आप उसको डिवाइड भी करके देखेंगे या फिर विभाज्यता के नियम से भी देखेंगे, दोनों तरफ से। 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72 बढ़ जाएगा और पूरा कट जाएगा। तो अगर कोई संख्या 3 से भी और 4 से दोनों से कट रही है तो वह निश्चित रूप से 12 से भी कटेगी।
13 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष बनी संख्याओं में जोड़ दिया जाए और इससे प्राप्त योगफल 13 से विभाजित हो तो वह 13 से विभाज्य होगी। जैसे 325 में अंतिम अंक, यहाँ पर अंतिम अंक, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पर अंतिम अंक इसका 5 है, यहाँ इसका अंतिम अंक 5 है। अब 5 का 4 गुना कर रहा हमने तो वो हमारे पास 20 है और शेष बची संख्या, यानी हमारे पास शेष बची संख्या 32 में जोड़ दिया तो हमारे पास 52 आ गया। 52 आते ही हमने देखा कि 52 जो है 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए 325 भी 13 से पूर्णतः विभाजित है। 14 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 14 से विभाजित तभी होगी पूर्णतः यदि वह 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो। ये वैसा ही है जैसे 12 का था, अगर कोई संख्या 3 और 4 से हो रही वैसे 14 से। इसके दो प्राइम फैक्टर जो हैं 2 और 7। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है तो निश्चित रूप से संख्या 14 से विभाजित हुई। जैसे 8890 14 से विभाजित है क्योंकि ये 2 और 7 दोनों से विभाजित है। इसके बाद हम 15 से विभाजिता का नियम देखेंगे। यह भी वैसा ही है जैसे 14 का था और 12 का था। कोई भी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब वह 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, क्योंकि 15 के प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने पर क्या आएगा, 3 और 5। अगर कोई संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो वह जरूर 15 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 6 9 4 5 है। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 6 + 6 + 9 + 4 + 5, 5 4 9 9 18, 18 6 24, 24 6 30 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जा रही है तो वह निश्चित रूप से 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं 17 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या में उसकी अंतिम संख्या को 5 से गुणा करके शेष बनी संख्याओं में से घटाया जाए तो इससे प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या 17 से विभाज्य होगी। जैसे कि 289 में अंतिम अंक 9 है और 9 का हमने 5 गुना किया तो 45 आया हमारे पास। सी संख्या में से घटाने पर शेष बची संख्या 28 है हमारे पास। 289 में बची हुई शेष संख्या 28 है। 28 में हमने 5 गुना जब घटाया तो हमारे पास -28 बचा। तो ये 28 हमारा, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 289 का, अगर इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है, अगर हमने इसका 5 गुना किया तो हमारे पास देखा हमारे पास 9 अपना 45 45 आया। अगर इसे हम शेष संख्या में से घटाते हैं, जो शेष अंक बचे हुए उनमें से घटाते हैं तो हमारे पास 28 बचा है। उसमें से हम 45 घटाते हैं तो हमारे पास माइनस का 17 बचता है। हम यहाँ पर केवल 17 पर फोकस करेंगे और देखेंगे 17 से डिवाइड है, एक बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसलिए हमने देखा कि 289 जो है 17 से विभाजित है। यहाँ हमें ऋण चिन्ह पर ध्यान नहीं देकर केवल मैग्नीट्यूड यानी नंबर, जो संख्या बची हुई है उस पर हमें ध्यान देना होता है। चिन्ह तो आ जाते हैं, जो जैसी संख्या बड़ी या छोटी होगी उसके आधार पर हमारे पास चिन्ह आ जाते हैं। जैसा ऑपरेशन हम कर रहे होंगे उस टाइम वैसे हमारे पास चिन्ह आ जाते हैं। 18 से विभाजिता का नियम। इसमें भी यदि कोई संख्या 2 तथा 9 से विभाजित है तो वह संख्या 18 से विभाजित होगी। 18 के फैक्टर 2 और 9, 7290 18 से विभाजित है क्योंकि यह संख्या 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि इकाई का जो अंक है वो हमारा 0 है, इसलिए हमारा 2 से विभाजित हो गया। और बाकी बची हुई शेष संख्या 9 से विभाजित है हमारे पास, या ये 3 से भी विभाजित है। आगे हम 25 से विभाजिता का नियम देखेंगे। यदि किसी संख्या में उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है तो वह 25 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 25 के मल्टीपल हैं तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास 75 है, अगर हम 25 का हम भाग देते हैं 75 में तो
3 बार जाएगा और 75 आएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमने देखा अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 25 के मल्टीपल हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या की अभाज्यता की जाती, अगर हमें पास मान लिया कोई एक संख्या दी हुई है, हमें जांच करना है कि वह प्राइम है या नहीं, मतलब वह अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, मतलब एक से और उस संख्या के पहले तक कोई एक ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो उसे डिवाइड कर सके, मतलब कोई भी बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यदि कोई संख्या n है, कैपिटल n की अभाज्यता की जांच करनी है तो सर्वप्रथम इसका हम अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। से अंडर रूट जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा उससे एक बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या m ज्ञात करने के लिए m तक की अभाज्य संख्याओं में से क्रमशः p तक की संख्याओं की विभाज्यता की जांच कीजिए। यदि इन संख्याओं में से n को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर पाती है तो p एक अभाज्य संख्या है, अन्यथा भाज्य संख्या है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल पे देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 191, 191। हमें देखना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पर 191 है, हमने इसका वर्गमूल लिया तो हमारे पास 13.8 और 2 आया। तो अब हम m जो लेंगे यहाँ पे 13 से बड़ा लेंगे, जो तकरीबन हमारे पास अगला पूर्णांक जो है 14 है। तो हमने 14 तक की अभाज्य संख्याएं ले ली। तो यहाँ पर एक तो लेते नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई और हमने इन सभी का भाग एक एक करके 191 में दिया, पर किसी का भाग 191 में पूरी तरह से नहीं गया। तो जब कोई इसको डिवाइड नहीं कर पाया इससे पहले तक का, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 191 है, 191 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि ये भाज्य है या अभाज्य है, कैसे है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 122। हमने इसका अंडर रूट लिया सबसे पहले 122। हमको पता है कि ये जो 122 है और हमारे पास 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 है, मतलब ये जो नंबर है हमारे पास अंडर रूट 122 ये 11 से बड़ा है, मतलब जो है m लेंगे वो 12 लेंगे यहाँ पर। और 12 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब 12 तक है तो 11 तक ही आएंगे हमारे पास वो प्राइम नंबर्स हमारे पास। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास, हमने इनको लिख लिया। अब हम डिवाइड करके देखते हैं, इनमें से अगर किसी से भी 122 डिवाइड हो जाएगा तो संख्या हमारी अभाज्य नहीं रहेगी। तो हमने पहले 2 से डिवाइड करके देखा 122 को, इकाई का अंक 2 है, सीधी बात है ये डिवाइड हो जाएगा। 6 बार गया 12, 2 तारा 1, 2, हमारे पास कोई भी शेषफल शून्य है, मतलब 61 टाइम्स में हमारा पूरा ये डिवाइड हो गया। अगर हमारा पहले ही 2 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब जो 122 है हमारा ये अभाज्य नहीं है। तो आपने देख लिया जहाँ तक की संख्याएं लेनी है। जैसे हमारे पास हमने सपोज करिए अगर हमने कोई एक नंबर ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर ले लिया, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट में हम जितनी भी वैल्यू आएगी, मान लिया हमारे यहाँ पर हमारे पास एक m वैल्यू आई, तो हम m अगर m तो इसका जो अगला इंटीजर होगा, अगर ये दशमलव में आ रही है या इससे इसके बाद का हमारे पास जो भी अगला इंटीजर होगा, नेक्स्ट इंटीजर होगा हमारे पास, अगर ये दशमलव में आ रही है, जैसे कि हमारे पास ये आ गई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10.9 आ गई, तो हम इसका अगला इंटीजर ले लेंगे 11, मतलब 11 एक अगला धन पूर्णांक ले लेंगे 11, और 11 अप टू 11, मतलब 11 तक की सारी हम प्राइम नंबर ले लेंगे जो कि 2, 3, 5, 7 हैं, और हम सबसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि भाई ये संख्या किसी एक से भाग कम्प्लीटली तो नहीं हो जा रही है, कम से कम कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रही है। 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, 5 से चेक किया, 7 से चेक किया, अगर 11 से पहले तक की किसी भी अभाज्य संख्या से संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब जो दी गई संख्या है वह अभाज्य है। आगे हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे
किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को उसके न्यूनतम गुणनखंड में तोड़कर लिखेंगे। फिर उन फैक्टर्स को घात पावर के रूप में लिखेंगे। यदि अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड उनके अभाज्य गुणनखंड है, उनकी जो पावर ए बी सी डी है, तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगी, जहाँ पर ए बी सी डी सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 30 की पावर 5 गुणे 64 की पावर 2 गुणे 15 की पावर 5। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर गुणनखंडों संख्या कितनी ज्ञात करनी है, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये सब कितने टोटल नंबर्स होंगे फैक्टर्स के। तो हमने सभी को प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स में तोड़ लेना है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों में हमें तोड़ लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 30 की घात 5 है, 30 की घात 5 है, तो हमने पहले 30 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, 2 3 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 त्रिका 6 पंचे 30, प्राइम नंबर्स तोड़ लिया, उनकी पावर 5। तो घातांक के जो नियम होते हैं, इंडेक्स पावर के रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पावर सब में आ जाएगी। 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास 64 की पावर 2, 64 की पावर 2। तो हमने इसको तोड़ के लिखा, तो 64 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 64 को हम 2 की घात 4 लिखते हैं, 2 घात 4 लिखा। अब इसकी भी घात 4, क्योंकि ये बाहर हमारे पास घात, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम इसे 4 कर देते हैं, 64 की घात 4 कर देते हैं, तो बाहर भी पावर 4 हो गई है। अगर इसे हम 4 कर देते हैं तो बाहरी पावर 4 हो गई है, और ये हमारी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पर वो तब जुड़ती है जो आपस में गुणा पर हो रहा होता है, पर यहाँ पर घातों का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर घात आपस में गुणा हो जाएंगे, क्योंकि घात की घात है, इसलिए घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 16 हो गई। नेक्स्ट 15 की पावर 2। यहाँ पर हमने 15 को 3 into 5 लिखा और उसकी पावर 2, तो हम अब फिर वही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अंदर जा करके, 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2। और हम अगर इन सभी का आपस में गुणा कर दें, जो कि 30 की घात 5, 64 की घात 4 और 15 की घात 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो गुणा में अब घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात टोटल कितनी है, 5 है, 16, और कहीं पर तो 2 की घात है नहीं, तो 16 5 21। अब 3 की घात 5 और 2, 3 की घात 7, 5 और कहीं तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर देखा इन तीनों में 5 तो और कहीं है नहीं, तो 5 की घात 5 प्लस 5 की घात 2 कितना हो गया, 5 की घात 7 हो गया। इस तरह हम जब इन सबको आपस में जोड़ देंगे 16, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुल जो टोटल हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड जो होंगे कितने होंगे, उसके लिए हम 21 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो वो 35 आएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था, इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास 35 होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कोई एक संख्या दी है तो उसको कितने मतलब नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो उसके भाजक बन सकते हैं, उनके टोटल ऑफ नंबर्स कितने हैं। उसके लिए हम देखेंगे किसी संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को उसके न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर लिख लें, फिर उन फैक्टर्स को घात पावर के रूप में लिखें। यदि अभाज्य गुणनखंडों की घात ए बी सी डी हो, तो भाजकों की कुल संख्या a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी प्लस 1 होगी। और ये ए बी सी डी भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे 220 में भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 220 को हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखा पहले, तो हमने यहाँ देखा कि इसकी जो फैक्टर की हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुणे 11 220। तो यहाँ पर 2 की घात 2 कितने हमारे पास, यहाँ हमारे पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 हमारे पास। तो यहाँ पर ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा 1 हो गया, सी हमारा 1 हो गया। तो भाजकों की संख्या क्या थी हमारे पास, कुल भाजकों की संख्या हमारे पास ये दे रखी हुई थी। तो भाजकों की संख्या बराबर ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ भाजक कितने हो गए, हमारे पास हो गए 7। अगर मान लीजिए संख्या और ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें और ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आते हैं, तो ऐसे वो भी हम इसके इसके आगे
लिखते जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, यहाँ पर 13 होता है, या यहाँ 13 पावर 5 होती है, या फिर 17 की पावर 9 होती है, इस तरह लिखते जाते हैं। और यहाँ पर उनको 5 + 1 9 सबको कलेक्ट करके यहाँ पर हम प्लस आपस में लिख लेते हैं, और फिर हम फाइनली निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने भाजक हैं। अब हमें आखिर में देखेंगे गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो, हमें जो शून्य मिलता है वो दो कारणों से मिलता है, या तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले से जीरो हो, या फिर किसी किसी एक नंबर जो हमारे पास दो संख्या थी, एक संख्या में 2 हो और एक संख्या में 5 हो। मतलब 2 का मतलब है कि कोई अगर सम संख्याएं दे रखी हैं उसके इकाई अंक में, और दूसरी संख्या जो है उसमें 5 दे रखा हो, तो हम जो गुणा करेंगे तो उसमें शून्य आएगा। तो ये वही देखते हैं, यदि किसी एक या अधिक संख्याओं में अंत में शून्य हो, यदि 5 या इसके फैक्टर्स या किसी सम संख्या से गुणन किया जाए तब हमें जीरो प्राप्त होगा। जैसे, और उसे हम 5 और 2 के पेयर में पास में ही लिखते हैं, ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जीरो मिलेगा। तो हमें उसमें देखेंगे जो हम गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं का, उसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कितने उसमें 5 आ रहे हैं। मतलब 5 को पावर्स के रूप में लिखेंगे, 2 को पावर्स के रूप में लिखेंगे। दोनों में से 5 और 2 जो दो पेयर बनेंगे, उसमें अगर 5 और 2 में जिसकी पावर सबसे कम होगी, हमारा फोकस सिर्फ 5 और 2 पे रहेगा, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारे पास शून्यों की संख्या होगी। इसके लिए नीचे में एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास एग्जांपल है 15 × 32 × 25 × 40 × 75। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हमने 15 को तोड़ के लिखा 3 × 5, 5 × 3, 32 को 2 × 2 × 2, 2 की घात 5 है, 25 को 5 × 5, 40 को 8 × 2 की घात 3 × 5, 75 को 25 या 75 यानी 3 × 5 × 5। अब यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 पे रहेगा। मतलब यहाँ पर हम केवल 5 यहाँ 5, यहाँ पर 2 और 5 पे फोकस रहेगा हमारा। ये हमारे 2 की घात 5 हो गए, 2 की घात 3 × 5 हो गए, 3 × 5 स्क्वायर हो गए। तो हमारे यहाँ पे रहेगा, हमारा 3 से कोई मतलब, यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 2 और 5 को ही देखेंगे। तो हमने क्योंकि हमें शून्य जो है 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से ही मिलेगा, तो हम इसी पर ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि 2 की घात 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और तो कहीं है नहीं। तो हमारे पास 2 की पावर 5 × 2 की पावर 3 में हमारे पास टोटल 2 की पावर 8 हो गई। ठीक है, और हमारे पास 5 कितने हैं यहाँ पर? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। तो हमारे पास यहाँ पर 5 की पावर 6 हो गई। अब इनमें से जो छोटा है, यहाँ पर हमारा 6 छोटा है ना, तो हमारे यहाँ 6 छोटा है ना, तो यहाँ पर जो शून्य की कुल शून्य की संख्या होगी ना, वो 6 होगी। ये इधर होना चाहिए था, ये इधर, सॉरी। Thanks for watching. In next video we will cover some important examples based on number system and concept of digits in unit place. So please like, share and comment.